अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। असम विधानसभा चुनाव से संबंधित इस हमारी खास पेशकश में मेरे साथ हैं AIUDF के जनरल सेक्रेटरी श्री इस्लाम जी। असम विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में बस कुछ समय बाकी है, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है, क्या लगता है इस बार? देखिए, असम में अभी जो हम लोग 6 पॉलिटिकल पार्टी हम लोग एक अलायंस एक गठबंधन कर लिया है। इसमें हम लोग AIUDF है, कांग्रेस है, CPI, CPIM, CPI-ML और एक गणमंच करके एक लोकल पार्टी है। 6 पार्टी मिला के हम लोग एक लक्ष्य तय किया है कि हम लोग इस बार जो बीजेपी के जो आसाम और असम विरोधी जो है अभी जो देख ही रहा है कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, तो असम के लिए हम लोग देख रहे हैं कि वो पहले जितना मैनिफेस्टो में डाला था सबका अगेंस्ट में वो काम कर रहा है, असमीज पीपल के अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो इसलिए हम लोग एक तय कर लिया कि वो असम में लाके क्या कर रहा है, NRC कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे मुद्दा वहाँ में है जो बीजेपी ने काम नहीं कर रहा। तो हम लोग सोच लिया कि असम का 6 पार्टी जोड़ने का साथ साथ एक मैसेज ऐसा चला गया कि हाँ इस बार तो कुछ बनेगा और बीजेपी बैकफुट में चला गया। तो पहले बीजेपी जो नारा था 101 करके, तो जिस दिन हम लोग का गठबंधन हो गया उसकी दूसरा दिन से ही हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी को नारा 71 तक आ गया। तो फिर अभी और घटना शुरू हो गया। अभी देख रहे हैं कि इस महीने में प्राइम मिनिस्टर का 4 प्रोग्राम रख लिया। पहले तो इतना कि बीजेपी सुपर पावर बन जाएंगे, तो जब गठबंधन बन गया तो प्राइम मिनिस्टर का 4 प्रोग्राम इस महीने में है, तो 4 रैली है। तो फिर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं कि वो इंचार्ज भी बदल के नया इंचार्ज डाल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी अभी बैकफुट में आ गया और सोचने के लिए मजबूर हो गया कि इसमें हम लोग क्या करें। तो मेरा ख्याल से असम का आदमी एक डिसीजन लिया, बीजेपी को देखा कि डिमोनेस्ट्रेशन से शुरू करके जो डिसीजन है, लॉकडाउन में जो डिसीजन है, प्रेजेंट बजट जो है, जो GDP इतना कम हो गया, पर कैपिटा इनकम कम हो गया, मानी वैल्यू कम हो गया, तो पूरा सारा देख के एक तय हो गया कि इस बार असम में नामुमकिन है। और गठबंधन जितनी आसानी से हुआ है, दरअसल चीज़ें उतनी सरल होती नहीं है। अभी जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन का नेता कौन होगा, सीटों के बंटवारा कितनी आसानी से हो पाएगा। देखिए, हम लोग नेता का बारे में तो हम लोग अभी तक नहीं सोचे हैं। एक बात है कि CM का कैंडिडेट इलेक्शन से पहले हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे कि कौन CM बनेंगे, वो फेस को हम तय नहीं करेंगे। तो ये एक मुद्दा रख लिया। तो दूसरा एक मुद्दा है कि सीट का बंटवारा जो होंगे हम लोग पहले वो डिक्लेयर कर ले कि करेंगे, और ये करने के साथ साथ एक सेक्रीफाइस एटीट्यूड, एक हम लोग गिव एंड टेक पॉलिसी में हम लोग रहे हैं कि कांग्रेस भी उस पोजीशन में है, हम लोग भी है, और बाकी पार्टी का साथ भी एक ही बात है कि हम लोग इस बार करना है, बीजेपी को हटाना है, नहीं तो असम बिक जाएगा। असम का एयरपोर्ट बिक रहा है, असम का कोल फील्ड बिक रहा है, असम का ऑयल फील्ड बिक रहा है, तो जो जितना प्रॉपर्टी है वो लोग बिक रहा है। तो असम को बचाने के लिए, असम को रक्षा करने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए हम लोग एक तय कर लिया कि इसको हटाना ही है। और ख़ासतौर पर आपने कई सारी समस्याएं गिनाई असम की। चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन उससे पहले लग रहा है कि सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स ही चल रही है असम में। आप भी कम नहीं है, ना वो सामने वाले कम है। तो क्या चुनाव में सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से आप भी आगे आना चाहते हैं, दूसरा पक्ष भी आगे आना चाहते हैं? देखिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो बात आपने कहा है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। डेवलपमेंट का ऊपर पर कोई उसका एजेंडा है नहीं। कुछ काम उन लोग के बड़ा कुछ काम ऐसा नहीं किया कि जिसके वजह से उसको वोट मांगे। जो एजेंडा वो लोग दिया था कि उसका एजेंडा का ऊपर वोट मांगे। तो BLA बाउंड्री लैंड बाउंड एग्रीमेंट था, बांग्लादेश को भूमि नहीं देना है, बांग्लादेश को भूमि दे चुका है। बिग डैम के अगेंस्ट में था, बिग डैम वो लोग फेवर में है। तो 16 तारीख का बाद मई में बोला, 2016 में बोला कि 16 तारीख का बाद पूरा बांग्लादेशी हट जाना चाहिए। हम लोग देख कहा ला के उनको रेड कार्पेट दे के धर्म के आधार पर ला रहे हैं। तो सारा बात वही कर रहा है, और उसका कोई लीडर है, और हेमंत बिश्व शर्मा जी ऐसा हैटेड पॉलिटिक्स वहाँ शुरू करना चाहता है। असम का आदमी हम लोग जानते हैं कि वहाँ आजान फकीर और जो शंकरदेव का एक कॉम्बिनेशन है, वहाँ में कभी हिंदू और मुस्लिम के संगत नहीं होते थे, इतना भाईचारा में हम लोग रहते हैं। तो उसमें वो RSS का जो एजेंडा बीजेपी ने वो शुरू किया कि कैसे वो मियाँ वोट चाहिए, और बोला कि मियाँ वोट नहीं चाहिए। तो एक पॉलिटिकल कॉर्नर करने का एक जो बात है, पॉलिटिकल आइसोलेशन करने का जो सोच रहे हैं कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेने के बाद ऐसा बात कर सकता है कि कोई मियाँ का वोट नहीं चाहिए, मियाँ को हम लोग टिकट नहीं देंगे। लेकिन वो लोग भी
मियाँ को ज्वाइन करा रहा है, मियाँ को पार्टी का पोर्टफोलियो दे रहा है। तो सो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो हेटेड पॉलिटिक्स का एक एजेंडा है, जिस एजेंडा के तहत वो लोग काम कर रहे हैं कि आदमी इस पे वोट डाले, धर्म के ऊपर पे वोट डाले। लेकिन आसाम का आदमी धर्म के ऊपर वोट नहीं डालते हैं। आसाम का आदमी डेवलपमेंट देखते हैं, आसाम का आदमी ये सब एजेंडा देखते हैं। तो हम लोग फाइनल हो गया कि वो लोग धर्म के ऊपर में ध्रुवीकरण करेंगे। और जो मदरसा के बारे में मौलाना बदरुद्दीन बोला था वो तो सच है। वो तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल बोला मदरसा के ऊपर में, तो मदरसा 355 मदरसा बंद कर चुका है ऑलरेडी गवर्नमेंट मदरसा। तो सब वो लोग कर रहे हैं, करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग थोड़ा कहते हैं तो हम लोग कम्युनल हो जाते हैं। तो ये जो बात है ये आदमी आसाम का आदमी देख रहे हैं, और वो जितना ध्रुवीकरण करे आसाम का आदमी उतना सीरियसली नहीं ले रहा है। वो सब जानता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का एक फार्मूला है, इसके अलावा कोई नहीं। आसाम का आदमी इसमें बिकने वाला नहीं है। और एनआरसी सीए कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है असम चुनाव में? देखिए, एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है। जो एनआरसी ख़त्म होने वाला है अभी रुका के उसको कैसा लिंगरिंग किया जाए। तो जो गृह मंत्री है वो पार्लियामेंट में बोला है कि सारा इंडिया के साथ फिर नया एनआरसी किया जाए। तो 1600 करोड़ एक्सपेंस किया है, 56,000 एम्प्लॉई 6 साल काम करके एनआरसी बनाया, तो अभी उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा वहाँ का। दूसरा तो सीए का एक मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि अगर का नहीं होते तो रेफरेंडम हो जाते। सॉरी, का नहीं, और अगर लॉकडाउन नहीं होते और कोविड का ये प्रहार नहीं होते तो गवर्नमेंट बीच में गिरने वाला सिचुएशन हो जाते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि ये सब जो मुद्दा है ये मुद्दा लेके बड़ा मुद्दा बनेंगे और बीजेपी इसमें पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपने क्योंकि शुरुआत इससे करी थी कि हमारा जिस दिन गठबंधन की घोषणा हुई तब 101 से ज़्यादा हम आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा के ही बयान की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर बहुमत इनको मिल सकता है तो बांग्लादेश में मिल सकता है। देखिए, वो सब मैंने बोला कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ये लोग ये सब करके वो एसएमएस लोग को इकट्ठा करने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी बुझ समझ रहा है मौलाना बदरुद्दीन अजमल क्या है, वो क्या काम करते हैं, हम लोग का क्या एजेंडा। देखिए, बांग्लादेशी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सिटीजनशिप एक्ट क्या बोलता है, जो आसाम अकॉर्ड क्या बोलता है। आसाम अकॉर्ड बोलता है 1971 25 मार्च, उसको फिर अमेंड करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 6A इसने बोला है कि 71 ये तो अभी तक है। तो इसको वो हटा के वो बांग्लादेशी इशू बना के एक जनरलाइज करके वोट इकट्ठा करने के लिए एक पॉलिटिक्स कर रहा है। ये आसाम का आदमी समझ रहा है, क्योंकि वो आसाम अकॉर्ड मिनिस्टर था। वो सब जान के बुझ के कर रहे हैं कि वोट ऐसा आ जाए, लेकिन आसाम का आदमी इतना बुर्बक नहीं है, हेमंत को बात में आने वाला नहीं है। तो ये थे AUDF के महासचिव, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखा है। विश्वास जताया है कि असम की जनता इस बार इनके गठबंधन को मौका देगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश सुनने की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभात साक्षी के साथ।